नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेपर का रिव्यू करेंगे और साथ ही इसका दोस्तों मैं पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको केवल प्रश्न पत्र से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी दोस्तों आपको 4 विकल्प दे गया है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको उसको क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और दूसरा है विकल्प क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और तीसरा विकल्प है दुर्मसावनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चौथा है मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सा विकल्प सही है, यानी मैं आपको कारण सहित बताऊंगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, ना कि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों क्या लिखूं कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। गलत है ये भी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या लिखूं कि जो लेखक है वो क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक, अगला है दोस्तों दुर्मसावनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों ये बिल्कुल राइट सही है, आंसर है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो दुर्मसावनी है ये किस कवि की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, और दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या था, मुंशी प्रेमचंद के एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सॉरी दोस्तों ये प्रश्न भी गलत है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो समालोचक के रूप में नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक ख की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यानी दोस्तों आपको 4 कृति दी गई है, इसमें से किसी एक लेखक को आपको बताना है नाम। ठीक, तो देखिए दोस्तों पहला है सन्यासी, दूसरा है रसमीमांसा, और तीसरा है बिखरे पन्ने, और चौथा है आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बारीकी से चारों कृतियों का लेखक के नाम बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, सन्यासी है। तो दोस्तों सन्यासी के जो लेखक हैं कौन है, इलाचंद जोशी हैं। ठीक, दूसरा है दोस्तों रश्मिमांसा, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, और दोस्तों तीसरा क्या है, बिखरे पन्ने, तो दोस्तों इसके जो लेखक है पद्मलाल पुन्नाजी बख्शी जी हैं। ठीक है ना, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक, और चौथा है दोस्तों आत्मकथा। देखिए दोस्तों आत्मकथा के लेखक कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कीर्ति की बात हो रही है, यानी मेरे दोस्तों जो आत्मकथा है ये कीर्ति है। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पर विधा लिखा होता है, यानी दोस्तों आत्मकथा विधा होता है, तो उसका दोस्तों क्या नाम होता है, उसके लेखक का क्या नाम होता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर काफी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलती हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो माटी की मूर्ति है वो चित्र संग्रह की विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आप लोग एक बात जान लीजिए, और माटी की मूर्ति जो है ये किस कवि की रचना है, ये दोस्तों सॉरी किस लेखक की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की लेखक की रचना है। ठीक, अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या है, श्रीराम शर्मा है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों समालोचना विधा के एक लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया दोस्तों, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 2 नाम मैंने बताया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे का प्रश्न है, यानी दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर का दूसरा का प्रश्न है। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक, तो दोस्तों पहला कवि कौन है, केशवदास है, दूसरे कवि कौन है, बिहारी है। ठीक, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी 2 रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखिए। ठीक, दोनों दोस्तों आपको इन जो रचना ये दी हुई है इन्हें आपको इनके लेखक का नाम बताना है। ठीक, तो दोस्तों पहला क्या है, पलासोन, दूसरा है पल्लव, तीसरा है पंचवटी, चौथा है परशुराम की प्रतिज्ञा। आइए दोस्तों मैं आपको एक एक करके बारीकी से रचनाकार का नाम बता देता हूँ। देखिए पलासुवन लिखा ना, तो इसके जो लेखक रचनाकार हैं यानी दोस्तों कौन है, नारेंद्र शर्मा जी हैं। ठीक, और दूसरा दोस्तों क्या है, पल्लव है, तो दोस्तों पल्लव के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत है। ठीक, और तीसरा क्या है दोस्तों, पंचवटी, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है, मैत्री शरण गुप्त जी हैं। ठीक, और चौथा है दोस्तों क्या है, परशुराम की प्रतिज्ञा, तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों काफी ज्यादा ये भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है क्या दोस्तों, नई कविता के एक कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर भी है और अज्ञेय भी है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग टिक लगा दीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 3 की ओर।
लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पद्यांश दे दिया गया है और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक, इसी पद्यांश में से देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी मेरे दोस्तों ये गद्यांश दिया गया है, इसके क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये पाठ है, ये पाठ लिया गया है भगवत सरल उपाध्याय से। यानी मेरे दोस्तों जो ये लेखक है कौन है, भगवत सरल उपाध्याय जी ने इसको लिखा है। और दोस्तों क्या लिखा है, कौन सा पाठ से लिया गया है, ये अजंता पाठ से लिया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान किया। तो दोस्तों आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि आपको लिखना है कि प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में संकलित अजंता द्वारा नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं कौन है दोस्तों, भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। ठीक, अब आके दोस्तों आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, व्याख्यान के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको लिख देना है कि भगवत सरल उपाध्याय जी कहते हैं कि फिर आपको कुछ जिंदगी की मौत के जैसे पंखों के मुक्त करने अमर बनाने के लिए इसमें थोड़ा परिवर्तन कर बढ़ा चढ़ा कर लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया है इसका आंसर इसमें है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए खा लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों मैंने एक यहाँ पर दो पद्यांश दिया गया है। देखिए एक का करना है। ठीक, दो पद्यांश दिए, चाहे आप लोग इसको कर लीजिए चाहे आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और इसका काव्य संदर्भ लिखना। यानी मेरे दोस्तों आपको एक पद्यांश दे दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको एक संदर्भ सहित भैया क्या करना है, व्याख्या करना है। बहुत आसान है। देखिए लिखा हुआ है, चरण कमर बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदरो तिहि पाई। तो देखिए दोस्तों आपको पहली लाइन में क्या लिखना है, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरि राई। यानी मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ठीक, तो आपको संदर्भ में क्या बताना है, आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश। देखिए दो ये पद्यांश लिखा गया है, इसके के कौन से कवि है लिखने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। ठीक, तो यह आप लोग ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए आपको क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है दोस्तों आपको प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित सूरदास नामक पद से अवतरित है या लिया गया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को प्रसंग में देखिए क्या बताता हूँ। प्रसंग में लिखना है, आपको प्रसंग में लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कुछ उसके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़कर मैं आपको व्याख्या करना सिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन पद्यांश लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरि राय। तो दोस्तों इसका क्या अनुवाद होगा, आपको लिखना है कि इसके अनुवाद में पहली लाइन में कि मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों को वंदना करता हूँ और इन चरणों से में वह शक्ति है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है, जाकी कृपा पग गिरी लघु अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी मेरे दोस्तों आपको आगे लिखना है कि इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा पर्वत को नाम भी सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है। यानी मेरे दोस्तों श्री कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि अंधा सब कुछ देख सकता है और लंगड़ा क्या होता है, पर्वत नांग सकता है। ठीक, और बहरा दोस्तों सुन सकता है और गूंगा भी बोल सकता है और अंधा सब कुछ देख सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आपको लिखना है कि और इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है तथा कंगाल आदमी सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। यानी दोस्तों आपको आगे लिखना है कि कंगाल भी राजा बन जाता है। और सूरदास जी इन सभी दशा को देखते हुए कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं, मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो तो ये अर्थ होगा। ठीक, यानी व्याख्या होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों क्या है, दूसरे का खा है। तो इसको दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, इसे आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला जो मैंने बताया अभी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल और तीसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद। यानी दोस्तों आपको ये क्या है, लेखक के नाम दिए हुए हैं, इन्हीं लेखक को क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय के अंतर्गत यानी दोस्तों लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी सच्चाई क्या है, उनके माता पिता का क्या नाम है। ठीक, और इनकी दोस्तों एक कीर्ति का नाम लिखना है, यानी दोस्तों एक रचना का नाम लिखना है। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक,
पहला क्या है दोस्तों, रसखान है, दूसरा क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और तीसरे क्या है, केदारनाथ सिंह है। यानी दोस्तों ये क्या है, ये कवि हैं। ठीक, तो इन्हीं कवि को क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे इसमें मैंने बताया कि इनके जीवन के, उनके शिक्षाएं कहाँ होती है, इनके माता पिता क्या नाम, ठीक इसी प्रकार से इनको लिखना होता है। और इनको क्या करना है, एक रचना क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। और देखिए अगला क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी आपको इसको भी, इसका संदर्भ भी लिखना है। ठीक, तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है, लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका खंड का के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का परिचय देने के लिए पूर्व संस्कृति का अर्थ बतलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में क्या है, ये संदर्भ है। ठीक, अब के दोस्तों आपको अनुवाद में क्या लिखना है, देखिए अनुवाद यानी व्याख्या लिखा हुआ है दोस्तों, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, यानी मैं दोस्तों यानी इस लाइन का क्या अनुवाद होगा कि दोस्तों हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। ठीक दोस्तों, फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधारा सभी करोती। तो दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ होगा, आपको अर्थ लिखना है कि मानव जीवन का संस्कार करने के लिए यह नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, स्वीकार कर लेती है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है नवाम शक्ति चा प्रणोति, तो आगे आपको क्या लिखना है, और नई शक्ति प्राप्त करती है या करनी है। ठीक, और फिर आगे आपको लिखना हुआ है अत्र दुराग्रह नास्ति, यानी दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ होगा, इससे ठहवादित नहीं है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी चा तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। ठीक, तो दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ होगा, जो युक्त युक्त और कल्याणकारी बात होती है, इसका अर्थ होगा। ठीक, अर्थ होगा। फिर आगे लिखा हुआ है एतस्यातिशीलताया रहस्यम मानव जीवनम श्वास मूल्येषु नियोस्तुत्या सतष्ट प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु सौदार्यम आचार्य दृढ़ चेती, यानी दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ होगा, देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा कि वह इसमें साहस ग्रहण कर लेती है ये, और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। ठीक, फिर आगे आपको लिखना है जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, यानी अथामन का होता है दोस्तों, जैसे होता है। ठीक, यानी सत्य की प्रतिष्ठा सब प्राणियों में संभाव है, विचारों में उदारता है और आचरण में दृढ़ता है। ठीक, तो इस लाइन का ये अर्थ होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये अर्थ नहीं होता है तो आपको देखिए नीचे दिया गया है एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो दोस्तों इस श्लोक आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इसको, इस श्लोक का क्या करना है, व्याख्या याद करना है, यानी अर्थ याद करना है। बहुत सरल है। तो दोस्तों हमेशा ये 2 लाइन में पूछा जाता है, हमेशा कोई भी अगर श्लोक हो 2 लाइन का अर्थ पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ 2 दिया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सरल है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए लिखा हुआ है माता गुतरा भूमि खाद पितो चित्तरम तथा मना शीघ्र वतात चिंता बहुतरी त्रिड़ात। तो देखिए दोस्तों इस लाइन का क्या अर्थ होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है ना, तो आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। यानी दोस्तों जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक दोस्तों, फिर आगे आपको इसी में लिखना है कि इसमें कवि ने माता पिता मन और चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है, यानी दोस्तों इसमें माता और पिता और मन की चिंताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए इसका अनुवाद क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है माता गुतरो भूमि खाद पितरो चाय, यानी दोस्तों आपको क्या लिखना है अनुवाद में कि माता भूमि से भारी हैं और आकाश पिता से ऊंचे हैं। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है मना शीघ्र तरम वतात चिंता बहुतरी त्रिलात, यानी दोस्तों आपको क्या लिखना है आगे कि मन वायु से भी अधिक शीघ्रगामी है और तिनकों में भी बहुत अधिक चिंता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसका जो ये श्लोक है काफ़ी ज़्यादा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 7 है का प्रश्न लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से ठस्त किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी दोस्तों आपको क्या करना है कि एक श्लोक लिखना है जो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो ये श्लोक को छोड़कर आप कुछ भी जो श्लोक याद हो उसको आप लिख सकते हो। ठीक, इसका कहने का मतलब ये, इस प्रश्न का कहने का मतलब यही होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, प्रश्न दिया गया है, आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, वाराणसी नगरी
तस्या कूले स्थिता। यानी दोस्तों आपको अगर हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो कह रहा है कि वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है। ठीक, तो आपको दोस्तों संस्कृत में बताना है कि वाराणसी नगरी गंगाया तटे स्थित। ठीक, यानी दोस्तों जो वाराणसी नगरी है वो किसके किनारे स्थित है, गंगा तट के किनारे स्थित है। ठीक, अब दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है क्या है, वीर केन पूजते, यानी दोस्तों इसका जो हिंदी होगा वीर को कौन पूजता है। ठीक, तो कौन पूजता है दोस्तों, वीरेण पूजते हैं, यानी वीर को वीर ही पूजते हैं। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, वीर वीरेण पूजते। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमुखो अपि का स्फुटवक्ता भवति, यानी दोस्तों इसका मतलब बहुत सारे मतलब दोस्तों आप लोग इस श्लोक में पढ़े होंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो जिसके मुख नहीं है और वह फिर भी बोलता है। तो कौन सा ये क्या है, पत्र है। ठीक है, उनके मुंह नहीं है लेकिन दोस्तों पत्र बोलता है। ठीक, पत्र नहीं बोलता है, लोग अपनी बातों द्वारा उस पत्र को पढ़ते हैं जिससे आवाज़ निकलती है। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अमुखो अपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। ठीक, चौथा है दोस्तों नीच संज्ञेन का वर्धते। ठीक, तो दोस्तों आपको आंसर लिखना है नीच संज्ञेन दुष्शीलता वर्धते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 8 है, काल लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए। शोक विकल सब रोही रानी रूप शीलु बलु तेजु बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमितल बरही बारा। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शोक लिखा हुआ है। तो दोस्तों शोक का मतलब क्या हुआ है, शोक का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर दुख की बात करें तो दुख की बात क्या है दोस्तों, ये करुण रस है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, करुण रस है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि हास्य रस की परिभाषा। देखिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, हास्य रस की परिभाषा लिखना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सरल है। सबसे पहले आपको हेडिंग छोड़नी है, फिर इसके अंदर आपको लिखना है कि हास्य रस का स्थायी व्यवहार है, जहां ह्रास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी सहयोग की निष्पत्ति है वह हास्य रस कहलाता है। तो दोस्तों इसका आपको क्या करना है, एक उदाहरण लिखना है। ठीक ठीक, तो आपको उदाहरण में लिखना है, इसमें गंगा हटे लट में भुजंगा हंसे हास ही के दंगा भयो नंग के विवाह में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक खा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी दोस्तों बहुत सरल है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा और किसका अलंकार की परिभाषा बताना है, उपमा अलंकार की। ठीक, दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हो, बीच में अथवा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आपको परिभाषा में लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार की, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, वह क्या कहलाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। यानी मेरे दोस्तों उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, मतलब इच्छा होना। तो वही मैंने बताया कि जो इसकी परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए दोस्तों, संभावना की जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल सुनिए, जिससे आपको एग्जाम्पल ले लिया जाए। जिसे आपको मैं बता रहा हूँ कि उस काल माले क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आया है, मानो शब्द आया। ठीक, मानो। ठीक, तो इसी प्रकार से उपमेय उपमान की क्या हो रही है, संभावना हो रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मानो शब्द आया था एग्जाम्पल में। तो दोस्तों आपको ऐसे ही जैसे मानो मनु मनहु जानो जनु आदि अगर शब्द आते हैं तो वहां पर आपको समझ लेना होगा कि वे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। दोस्तों आपको क्या किया है, छंद का दे दिया है, आपको क्या करना है, पहचान कर इसकी परिभाषा लिखना है। तो यानी दोस्तों ये कौन सा छंद है आप जान समझते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप इसको मात्रा में जब चेंज करेंगे ना, तो दोस्तों इससे 4 चरण होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों पहले और तृतीय चरण में 11 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। तो दोस्तों ये कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर दोस्तों इसको मात्रा में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपको आसानी तरीके से सीख में आ जाएगा कौन सा ये छंद है। तो दोस्तों कौन सा ये छंद है, सोरठा छंद है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, अगला प्रश्न है क्या दोस्तों, लिखा हुआ है कि 9 प्रश्नोत्तम 9 का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यानी दोस्तों आपको क्या करना है कि इन्हीं के शब्दों को मेल से मिलाकर क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है। ठीक, जैसे दोस्तों क्या है, आप लिखा है ना, तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक शब्द बनाना है। ठीक, उपसर्ग यानी दोस्तों आपको क्या करना है, आपका उपसर्ग लिखना है। तो अपसर्ग का मतलब जानते समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है अप। ठीक, तो आपको क्या करना है, आगे लगा देना है। ठीक, जिससे क्या हुआ है दोस्तों, जिससे अप यहाँ पर है तो आपसे शब्द बनेंगे। देखिए अपमान, तो देखिए अब पहले आया है, तो जो शब्द पहले आए उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक, ये आप लोग ध्यान दें, अपवादन। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। और दूसरा क्या है, अनु है तो अनुसार, अनुमान, अनुशासन। ठीक, निर है तो निराकार, निरअभिमान। ठीक, और अभि है तो अभिवादन, अभिमन्यु, सुर है तो सुंदर, सुशील,
सुंदरता, ठीक, इस प्रकार से आप उपसर्ग लिख सकते हो, ठीक, किसी भी कोई भी का। दूसरा क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर उपसर्ग लिखा जाता था तो इसको आगे किया जाता है, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रत्यय लिखना है। यानी दोस्तों जैसे वट लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए वट पीछे लगा देना, जिससे हो गया सजावट, लिखावट, बनावट, ठीक, इस प्रकार से आप लिख देना है। फिर दोस्तों हमारा अगला है क्या है, पन है, बचपन, ठीक, या पागलपन हो गया, दीवानापन हो गया, ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो है अपनत्व, बंधुत्व, आप कुछ ये भी लिख सकते हो, ठीक। आई है तो गुनाई, लिखाई, पढ़ाई, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, आई है तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगला की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों समास विग्रह करना है। देखिए दोस्तों पहला क्या है, शुभ कर्म। तो यानी दोस्तों शुभ कर्म का सबसे पहले अगर आप लोग अर्थ जान लेते हैं तो आसान तरीका से यहाँ से आपको समास विग्रह कौन सा समास है इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। देखिए शुभ कर्म लिखा ना, शुभ है जो कर्म, ठीक, तो दोस्तों कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगला है नवरत्न, तो ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नवरत्न, यानी दोस्तों नवरत्न, नवरत्न मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पर संख्या की गिनती हो रही है, ठीक। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखने वाला, अगर संख्या की गिनती हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर जैसे त्रिफला यानी 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नवरत्न, तो नवरत्न क्या होता है, 9 राहों का समूह, यानी 9 रत्नों का क्या होता है, समाहार। तो दोस्तों कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है ना, यानी जहाँ पर गिनती है त्रिफला, ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि द्विगु समास है, ठीक। अगला है मेरे दोस्तों शुभारंभ, ठीक। शुभारंभ का मतलब ये मुझे तो नहीं पता है, फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा इसमें क्या होगा, ठीक। अगला है हमारा दोस्तों चक्रपाणी, ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों क्या करना है, चक्र है पाणी में जिससे ऐसा, ठीक, तो ये भी कौन सा ऐसा समास होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसान तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप क्या करना है, लिखना है। देखिए जैसे तत्सम रूप, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, तत्सम रूप लिखना है। जैसे कृपा लिखा हुआ है, देखिए कृपा सही नहीं है ना, तो इसको सही क्रम कृपा हो गया, ठीक। निर्गुण, निर्गुण क्या पढ़ा जाता है, निर्गुण कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक, तो इसका तत्सम होगा। सावन का होगा दोस्तों श्रावण, और दोस्तों नेह का नहीं पता है मुझे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा नेह का क्या होगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक अंग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं दो के दो पर्यायवाची शब्द देखिए। यानी दोस्तों आपको क्या है, 4 दे दिया गया है, आपको इसमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। आग है, हवा है, ब्रह्म है और कृष्ण है, ठीक। तो दोस्तों आग क्या है, आग पाव का नलदान हो गया, ठीक। ये अनिल हो गया, समीर हो गया, तो इस प्रकार से आप हवा का पर्यायवाची लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ब्रह्म का और श्री कृष्ण का आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर 10 का प्रश्न है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों संधि पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है गुरु आदेशा, दूसरा है सदा एवं, तीसरा है इति आदि, और चौथा है महा ओघा, ठीक। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अपने सीरीज से पढ़ लोगे देख के तो एक बार आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला है हमारा दोस्तों 10 का खा। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति वचन के रूप में लिखिए। तो दोस्तों ये क्या है, नदी दिया गया है या अथवा मधु दिया गया है, और दूसरा है उस्मत अथवा तद स्त्री का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति यानी आपको बहुवचन के बाद रूप में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग देखकर आसान तरीके से टीनियर से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। तो दोस्तों पहला क्या है, धातु लकार और वचन लिखना है, ठीक। इस प्रश्न के देखिए पहला है अपचतम, दूसरा है हंसे और तीसरा है पश्चत, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान करके इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक घ की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है दोस्तों व्यक्तिगत स्वार्थ से देश हित बड़ा होता है, दूसरा है दोस्त चंद्रमा का उदय हो रहा है, तीसरा है विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, और चौथा है दोस्तों वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है, ठीक। तो दोस्तों आप लोग इसको टीनर से आराम तरीके से लिख सकते हो, ठीक, समझकर, या आप किसी टीचर या सहायता लेकर आप पूछकर भी नोट बना सकते हो और इसको याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर है। लिखा हुआ है दोस्तों निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो पहला दिया गया है ऑप्शन व्यावसायिक शिक्षा का महत्व पर, दूसरा है किसी यात्रा का वर्णन, और तीसरा है दोस्तों जीवन में परोपकार का महत्व, ठीक है दोस्तों, और चौथा है दोस्तों स्वदेश प्रेम। तो दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वदेश प्रेम है। और दोस्तों जैसे है विज्ञान की चमत्कार हो गया, दीपावली भी हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा भी पूछा जाता है ये याद बुक, और विज्ञान के दिन पर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से
किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, लिखा हुआ है, देखिए समझ लीजिए प्रश्न को। लिखा हुआ है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, यानी दोस्तों आपका क्या होता है, अपना अपना एक खंड काव्य होता है जिले का, तो उसे जो आपके जिले का जो खंड काव्य है उसको आपको लिखना होता है। देखिए हमारे जिले का जो खंड काव्य है वो मेवाड़ मुकुट से लिया गया है, तो ठीक हम मेवाड़ मुकुट के बारे में लिखेंगे। यानी दोस्तों क्या प्रश्न है, लिखा हुआ है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र। यानी दोस्तों आपको हमको क्या लिखना है, दौलत का चरित्र लिखना है। तो दोस्तों आप किस जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और हाँ आपका कौन सा लिखना है ये आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे दोस्तों थोड़ा अपने भाई का और उम्मीद बढ़ जाए। तो चलिए फिर दोस्तों फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।